सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। हर दिन की तरह आज का एपिसोड हम कक्षा 11 से शुरू करते हुए गणित में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और बायोलॉजी में एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। फिर कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए मैथमेटिक्स में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और बायोलॉजी में मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एपिसोड देखने के बाद घर जाकर आप सवालों को जरूर बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम गणितीय आगमन का सिद्धांत समझेंगे कुछ उदाहरण के द्वारा। तो उदाहरण 1 है, सभी n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1 + 3 + 5 up to so on + 2n - 1 बराबर n², यानी विषम संख्याओं का योग n² के बराबर होगा। यह हमें प्रूव करना है। अब हल देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न को कुछ इस प्रकार हम P of n की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी P of n जो कि हुआ 1 + 3 + 5 up to so on till 2n - 1 बराबर n² के। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, पहला कदम हमेशा P of n में n बराबर 1 डालने पे होगा, यानी सिर्फ पहली संख्या लेंगे। तो P of 1 हुआ 1 बराबर 1²। हमने n² में n की वैल्यू 1 डाली, अतः लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिल गई। इस प्रकार हमने प्रूव किया कि P of 1 हमेशा सत्य है। अब दूसरा चरण, जैसा कि हमने पढ़ा था, हम n को k के बराबर मान लेते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि P of k को हम सत्य मान लेते हैं। तो P of k का मतलब यह हुआ कि दिए गए सूत्र को हम kth टर्म तक लिखेंगे, यानी P of k जो कि हुआ 1 + 3 + 5 up to 2k - 1 बराबर k²। यहाँ हमने n की जगह k रख दिया और इसे हम समीकरण 1 बोलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है ये। तीसरा चरण, हमने n बराबर k में इस सूत्र को डालकर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है, अतः n बराबर k + 1 के लिए सत्य सिद्ध करना। तो हमने P of k + 1 की सत्यता को सिद्ध करना है जब P of k हमने सत्य मान लिया है। तो P of k + 1 यानी सूत्र में k + 1th संख्या तक विषम संख्याओं का योग जो कि बराबर होगा 1 + 3 + 5 up to so on + 2 × k + 1 - 1, यानी n की जगह k + 1 रखा है।
और यह हुआ समीकरण 2। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, मैं दूसरे कदम के समीकरण 1 से P ऑफ K में दोनों साइड LHS और RHS में 2 इंटू K प्लस 1 माइनस 1 ऐड कर देता हूं, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2K माइनस 1 प्लस जो संख्या ऐड की है यानी 2 इंटू K प्लस 1 माइनस 1 बराबर K स्क्वायर प्लस जो संख्या ऐड की है 2 इंटू K प्लस 1 माइनस 1। तो दोस्तों आप यहां ध्यान देंगे तो LHS P ऑफ K प्लस 1 के बराबर होगा, क्योंकि P ऑफ K प्लस 1 यानी K प्लस 1th टर्म तक का योग, जिसमें Kth टर्म भी आएगी। तो बहुत ही आसानी से मैंने P ऑफ K को P ऑफ K प्लस 1 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? 2 इंटू K प्लस 1 माइनस 1 दोनों साइड यानी LHS और RHS में ऐड करके। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं तो वह आएगा K स्क्वायर प्लस 2K प्लस 2 माइनस 1 यानी K स्क्वायर प्लस 2K प्लस 1, जो कि K प्लस 1 होल स्क्वायर का सूत्र होगा। LHS हमने सिद्ध किया है कि वह है P ऑफ K प्लस 1। P ऑफ K प्लस 1 बराबर K प्लस 1 का स्क्वायर हमने सिद्ध कर दिया, यानी हमने कथन K प्लस 1 को सत्य सिद्ध किया, जबकि हमने P ऑफ K को सत्य माना था। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए कथन P ऑफ n हमेशा सत्य है। आइए अब उदाहरण 2 देख लेते हैं। सभी पूर्णांक n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सिद्ध कीजिए कि 1 भाग 1 इंटू 2 प्लस 1 भाग 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन प्लस 1 भाग n इंटू n प्लस 1 बराबर होगा n भाग n प्लस 1 के। अब दोस्तों, जैसा कि पिछला उदाहरण किया, ठीक उसी प्रकार हम P ऑफ n को लिख लेंगे 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन टिल 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 बराबर n अपॉन n प्लस 1। तो अब पहला चरण, जहां हमें पता है हम n को 1 के बराबर मानेंगे, यानी इस सूत्र में n की वैल्यू 1 रखेंगे। तो यह होगा P ऑफ 1 बराबर 1 अपॉन 1 इंटू 2, जो कि आएगा 1 बाय 2, जिसे हम तोड़कर इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः P ऑफ n में n बराबर 1 डालने से P ऑफ n सत्य सिद्ध हो गया। अब दूसरा कदम, n बराबर k डाल लेते हैं, अतः P ऑफ k को हम सत्य मान लेते हैं। तो P ऑफ k हुआ 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन टिल 1 अपॉन k इंटू k प्लस 1 विच इज इक्वल टू k अपॉन k प्लस 1, और इसे हम समीकरण 1 बोलेंगे। अब तीसरा चरण यानी n बराबर k प्लस 1 के लिए हमें LHS और RHS सत्य सिद्ध करना है। तो P ऑफ k प्लस 1 बराबर होगा, तो P ऑफ k प्लस 1 की सत्यता को सिद्ध करना है, जबकि P ऑफ k हमने सत्य माना है। अर्थात P ऑफ k प्लस 1 हुआ 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 बराबर k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1, और यह समीकरण 2 हुआ। अब ठीक पिछली उदाहरण की तरह ही
मैं समीकरण 1 में दोनों साइड 1/k+1 इंटू k+1+1 ऐड कर दूंगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ताकि लेफ्ट हैंड साइड p ऑफ k+1 के बराबर हो सके। और अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां हम एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा k इंटू k+2+1 अपॉन k+1 इंटू k+2, जो कि हुआ k² प्लस 2k+1 अपॉन k+1 इंटू k+2, जिसे हम लिखेंगे k+1 का स्क्वायर अपॉन k+1 इंटू k+2, जो कि आएगा k+1 अपॉन k+2। अब इसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी k+1 अपॉन k+1+1, यानी p ऑफ k+1 बराबर हो गया k+1 अपॉन k+1+1, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। अतः हमने कथन k+1 को सत्य सिद्ध किया, जबकि हमने p ऑफ k को सत्य माना था। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी पूर्णांकों n > 1 के लिए कथन p ऑफ n सत्य है। इस वीडियो में हमने उदाहरण के माध्यम से गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संघ टीनोफोर, प्लैटीहेलमिन्थीस, एस्कीहेलमिन्थीस और एनेलिडा के बारे में पढ़ा था और मैंने आप सभी को एक प्रश्न दिया था। वो प्रश्न यह है और इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर लाने को कहा था। निश्चित ही आप इसका उत्तर लिखकर लाए होंगे, तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। तो यह है इसका उत्तर और आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का उत्तर परीक्षा में देना है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम संघ आर्थ्रोपोडा, संघ मोलस्का, संघ इकाइनोड्रोमेटा और संघ हेमिकॉर्डेटा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन, खुले परिसंचरण, द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक, विखंडित तथा प्रगुही प्राणी है।
आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी वही कंकाल यानी काइटिन एक्सोस्केलेटन से ढका होता है। इनका शरीर 3 हिस्सों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष और उदर, और इनमें संधि युक्त पाद यानी जॉइंट अपेंडेजेस पाया जाता है। आइए इनकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। इनमें श्वसन अंग क्लोम, पुस्त क्लोम, पुस्त फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। इसमें संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र और संतुलन पुट्टी यानी स्टैटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन होता है। ये एक लिंगाश्रयी यानी डायशियस तथा अंड प्रजक यानी ओविपेरस होते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है और उत्सर्जन के लिए इनमें मैलपिगी नलिका यानी मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम आर्थ्रोपोडा के आर्थिक महत्व और उसके उदाहरणों को जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है एपिस, जिसे हम मधुमक्खी भी कहते हैं। यह शहद उत्पन्न करती है। दूसरा है बॉम्बैक्स यानी रेशम कीट, यह रेशम उत्पन्न करता है। और तीसरा है लेसिफर, जिसे हम लैक इंसेक्ट भी कहते हैं, और यह लैक उत्पन्न करता है। रोग वाहक कीट, तो जो इसमें सबसे पहला है वह है एनोफिलीज, दूसरा है क्यूलेक्स और तीसरा है एडीज। अब हम इसके कुछ और उदाहरणों को जानेंगे, थोड़े से और उदाहरण। यूथ पीड़क टिड्डी, जिसे हम लोकस्टा भी कहते हैं, और जीवित जीवाश्म लिमुलस, जिसे हम राज करकट किंग क्रैब कहते हैं। और यह सारे उदाहरण आप सभी दोस्तों को याद रखने हैं। और यहाँ पर संघ आर्थ्रोपोडा समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। संघ मोलस्का, ये प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय अंग तंत्र स्तर के संगठन, द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोणिक तथा प्रगुही है। ये चित्र एप्पल स्नेल का है, जो कि मोलस्का का एक सदस्य है। इनका शरीर अखंडित होता है, जो कि सिर यानी हेड, एक अतरंग ककुत यानी विसरल हम्प और पेशीय पाद यानी मस्कुलर फुट में विभाजित होता है। इनका शरीर कैल्शियम युक्त शेल से ढका होता है, जिसे हम काल्केरियस शेल कहते हैं। इनकी कुछ और बातें जो आप सभी दोस्तों को याद रखनी है वो है प्रवार यानी मेंटल, क्लोम यानी गिल, जो कि श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। इनके मुंह के पास रेती के समान का अंग होता है, जिसे रेडुला कहते हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातें संघ मोलस्का की जानते हैं। ये एक लिंगाश्रयी तथा अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन लार्वा द्वारा होता है। और संघ मोलस्का के उदाहरण हैं, पहला है ऑक्टोपस, जिसे हम बेताल मछली भी कहते हैं। दूसरा है पिंक टाडा, जिसे हम मुक्ता शुक्ति कहते हैं। और तीसरा है लॉलीगो, जिसे हम स्क्विड भी कहते हैं। और यहाँ पर संघ मोलस्का समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा, इनके पास कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम इकाइनोडर्मेटा यानी
शूल युक्त शरीर वाले जीव कहते हैं। ये समुद्र में रहने वाले अंग तंत्र स्तर के संगठन त्रिकोरिक प्रगुही प्राणी हैं। इनमें वयस्क में अर्य सम्मिति होती है तथा लार्वा में द्विपार्श्व सम्मिति होती है। दोस्तों, संघ इकाइनोड्रोमेटा की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है, जो कि चलन, भोजन पकड़ने तथा श्वसन में सहायक है। ये एक लिंगाश्रयी है, जिसमें निषेचन सामान्यतः बाह्य और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। दोस्तों, अब हम इसके कुछ उदाहरणों को जानेंगे। पहला है इकाइनस, जिसे हम समुद्री अर्चिन भी कहते हैं। दूसरा है एस्टेरियस, जिसे हम तारामीन कहते हैं। तीसरा है ओफियोरा, यानी भंगुर तारा। और चौथा है एंटीडॉन, जिसे हम समुद्री लिली भी कहते हैं। और यहाँ पर संघ इकाइनोड्रोमेटा समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं संघ हेमिकॉर्डेटा। इस संघ के प्राणी कृमि के समान दिखते हैं। ये समुद्री अंग तंत्र स्तर के संगठन द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोरिक और प्रगुही प्राणी हैं। ये चित्र हेमिकॉर्डेटा के सदस्य बेलेनोग्लॉसिस का है, जिसमें मैंने शुंड, कॉलर, क्लोम और वक्ष दर्शाया हुआ है। इसमें नर तथा मादा अलग होते हैं, निषेचन बाह्य होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है और उस लार्वा का नाम होता है टोनेरिया लार्वा। तो टोनेरिया लार्वा कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो कुछ इस प्रकार का टोनेरिया लार्वा दिखता है, आप देख ही सकते हैं। और यहां पर संघ हेमिकॉर्डेटा समाप्त होता है। सारांश, इस वीडियो में हमने संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा, जिसमें इसकी विशेषताएं, आर्थिक महत्वपूर्णता तथा इसके कुछ अहम उदाहरणों को जाना। हमने संघ मोलस्का के बारे में भी पढ़ा। इसमें हमने इसके विशेष लक्षण, इनके शरीर तथा उदाहरणों को समझा। हमने संघ इकाइनोड्रोमेटा के बारे में भी पढ़ा, जिसमें हमने इनकी विशेषताओं को समझा। और आखिर में हमने संघ हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ा। आज का सवाल, तो दोस्तों आज का सवाल बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी की किताब के 4 टॉपिक को कवर कर लिया है। आप सभी इन सब टॉपिक्स को ज़रूर घर से पढ़कर आइएगा और इस प्रश्न सबसे बड़े संघ आर्थ्रोपोडा के विशेष लक्षणों के बारे में चर्चा करें। इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा और उत्तर को अपनी कॉपी में लिखकर लाइएगा। हम इस प्रश्न के बारे में अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।
Bismillah, telekovid ka kaya tadi. Dia kata, नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सातत्य तथा अवकलनीयता का भाग 7। पिछले वीडियोस में हमने सीखा सातत्य क्या होता है, अवकलनीयता क्या होता है और इनके बीच में संबंध किस प्रकार से परिभाषित है। साथ ही हमने जाना विभिन्न प्रकारों के फलनों के अवकलज को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चर राशियों x तथा y के बीच x बराबर ft, y बराबर gt फलन इस प्रकार से परिभाषित है। तो इनके रूप में व्यक्त संबंध को प्राचलिक रूप में व्यक्त संबंध कहते हैं, जहां t एक प्राचल है। इस रूप के फलनों के अवकलज ज्ञात करने हेतु हमें श्रृंखला नियम का उपयोग करना होगा, जो कि इस प्रकार परिभाषित है। dy बटे dt बराबर dy बाई dx गुना dx बाई dt। पहले हमने जितने भी फलनों का अवकलज ज्ञात किया उसमें स्थिति क्या होती थी। जैसे dy बटे dt दे रखा है तो होता था कि नीचे तो y नहीं है। अब यदि y t के रूप में परिभाषित एक फलन नहीं है और x के रूप में परिभाषित फलन है, तब आप dx से गुना कर देते थे और भाग कर देते थे, जिससे श्रृंखला नियम बन जाता था। लेकिन अब यहाँ स्थिति ऐसी है कि y एक फलन है, t के रूप में परिभाषित है और x जो फलन है वो भी t के रूप में परिभाषित है। तो इसको आप इस प्रकार से करेंगे, dy बटे dt बटे dx बटे dt। यहाँ पर एक स्थिति भी दी गई है कि dx बटे dt का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो dy बटे dt का जो अस्तित्व है वह ही मिट जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे हमें ये पता चला कि dy बटे dx होता है g डैश t बटे f डैश t। कैसे? क्योंकि y बराबर था gt के। अब dy बाई dt क्या होगा? g डैश t और x बराबर था ft के, तो dx बाई dt हो गया f डैश t। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि dy बाई dt बराबर है g डैश t के और dx बाई dt बराबर है f डैश t के, जिसका मान जो है कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता। आइए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण में कहा गया है यदि x बराबर है a cos थीटा के और y बराबर है a sin थीटा के, तो dy बटे dx हमें ज्ञात करना है। पहले हमने जो फलन देखे थे x बराबर ft, y बराबर gt, वो प्राचल t के लिए परिभाषित थे। यहाँ पर प्राचल थीटा है। तो आइए इस उदाहरण को हल करते हैं। सबसे पहले x बराबर है a cos थीटा और y बराबर है a sin थीटा, जहां पर a एक अचर पद है और cos थीटा sin थीटा जो है वो फलन है। तो जब आप dx बटे d थीटा निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस a sin थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि a अचर पद होने के कारण वैसा का वैसा ही हो जाएगा और cos थीटा का अवकलज होता है माइनस sin थीटा, तो ये हो गया माइनस a sin थीटा। उसी प्रकार जब आप y बराबर a sin थीटा का अवकलज ज्ञात करेंगे तो dy बटे d थीटा हो जाएगा a cos थीटा। a अचर पद होने के कारण वैसे का वैसे ही लिख लेंगे और sin थीटा अवकलज होता है cos थीटा। अब जब आप dy बटे dx निकालेंगे तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा इस प्रकार से कि dy बटे d थीटा भाग दिया जा रहा है dx बटे d थीटा से। तो dy बटे d थीटा का मान हुआ a cos थीटा और dx बटे d थीटा का मान हुआ माइनस a sin थीटा। तो a और a आपस में कट जाएंगे और cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है? आपने अपनी 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, ये होता है cot थीटा। लेकिन क्योंकि आगे ऋणात्मक चिन्ह है तो हम इसको कहेंगे माइनस cot थीटा। तो ये उदाहरण तो हल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में कहा है यदि x बराबर है a गुना ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर है a ब्रैकेट में गुना हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो हमें dy बाय dx निकालना है। यहाँ पर भी जो प्राचल है वो थीटा है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले dx बाय d थीटा निकालते हैं। a अचर पद होने के कारण बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी फलन का थीटा के सापेक्ष में अवकलज कब प्राप्त कर पाएंगे? जब वहां पर थीटा हो। तो आगे जब हम इसको हल करेंगे तो ये होगा dx बाय d थीटा बराबर a वैसे का वैसे ही रहेगा और d बाय d थीटा ऑफ थीटा जब आपने किया तो आ गया 1 और साइन थीटा अवकलज आ गया cos थीटा। तो dx बाय d थीटा हो गया a गुना 1 जमा cos थीटा। ठीक उसी प्रकार आप dy बाय d थीटा निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा dy बाय d थीटा बराबर हुआ a sin थीटा के। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने देखा कि 1 माइनस cos थीटा था तो cos थीटा का अवकलज होता है माइनस sin थीटा, माइनस आगे लग गया हो गया प्लस sin थीटा। लेकिन एक में तो थीटा का अवकलज है नहीं, एक अचर पद है, उसका अवकलज संभव नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और dy बटे dx निकालते हैं। अब dy बटे dx होता है dy बटे d थीटा भाग दिया जाएगा dx बटे d थीटा से। तो आपने जो dy बटे d थीटा निकाला उसका मान था a sin थीटा और dx बाय d थीटा का मान था a गुना में 1 जमा cos थीटा। तो यहाँ आप क्या करेंगे? a से a कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा sin थीटा बटे में 1 जमा cos थीटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ गया है sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। आप सभी ने कक्षा 11वीं में कुछ सूत्र पढ़े होंगे जिसमें से एक ये था cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब इसके क्रम में मैं थोड़ा सा परिवर्तन करती हूँ। ये जो माइनस 1 था उसको मैं ले आई बाएं ओर, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बाएं पक्ष पे जो कोण है वो है 2 थीटा और दाएं पक्ष में जो कोण है वो है थीटा। यानी इस सूत्र में जो cos 2 थीटा है जमा 1, वहां पर जो बाईं ओर है
वो जो भी कोण होगा दाईं ओर आके आधा हो जाएगा। जैसे कि यदि मैं लिखूं cos थीटा प्लस 1, तो बाईं ओर क्या है, कोण थीटा है, उसका आधा हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आप सोचे होंगे इसका उपयोग होगा कहाँ। ध्यान से देखिए, आपके सामने जो भिन्न दे रखा है उसके हर में है 1 प्लस कॉस थीटा, वहां पर हम ये मान डालेंगे। आइए एक और सूत्र देखते हैं। हमने पढ़ा था साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर भी ठीक वही हो रहा है। बाएं पक्ष में कोण 2 थीटा है और दाएं पक्ष में थीटा, यानी कोण जो है वो आधा हो रहा है। तो अगर मैं साइन थीटा ले लूं तो वहां पर दाईं ओर क्या होगा, कोण थीटा बाय 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों मान हमने निकाले हैं इसको अपने भिन्न में डालेंगे। साइन थीटा की जगह हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और नीचे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, जिसको यदि मैं थोड़ा सा खोल के लिखूं तो ऊपर आएगा 2 साइन थीटा बाय 2 गुना कॉस थीटा बाय 2, और नीचे आएगा 2 कॉस थीटा बाय 2 गुना कॉस थीटा बाय 2। कुछ नहीं किया, बस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 को खोल दिया है। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा बाय 2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमको मिलेगा tan थीटा बाय 2। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बाय 2 को जब भाग दिया जाएगा cos थीटा बाय 2 से तो ये हो जाता है tan थीटा बाय 2। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। घर जाइए, आपके पाठ 5 पे इस पर संबंधित जितने भी प्रश्न दिए हैं सबका निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में आप क्या देखेंगे। अगली वीडियो में आप जानेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। आशा करती हूं आज का पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज भी हम अध्याय मानव जनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने युग्मक जनन और युग्मकों की संरचना के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आर्तव चक्र और अंडोत्सर्ग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आर्तव चक्र मादा प्राइमेटो यानी कि बंदर, मनुष्य आदि में होने वाला जनन चक्र है। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 या 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। आइए जान लेते हैं कि यह होता क्या है। आर्तव चक्र नियमित प्राकृतिक परिवर्तन है जो महिला प्रजनन प्रणाली, विशेष रूप से गर्भाशय और अंडाशय में होता है, जो गर्भावस्था को संभव बनाता है। यह ओसाइट के उत्पादन के लिए, गर्भावस्था के लिए तथा गर्भाशय की तैयारी के लिए आवश्यक है। एक ऋतुस्राव या रजोधर्म से अगले ऋतुस्राव या रजोधर्म तक के घटना को आर्तव चक्र कहते हैं और ये ऐसे ही चलती रहती है। आइए दोस्तों, अब आर्तव चक्र के चरणों को समझ लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला चरण है वो है ऋतुस्राव या रजोधर्म, दूसरा है पुटकीय प्रावस्था और तीसरा है स्रावी प्रावस्था। अब दोस्तों, ऋतुस्राव यानी कि रजोधर्म में रक्तस्राव होता है जो कि गर्भाशय की अंतःस्तर परत और उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होने के कारण होता है। पुटकीय प्रावस्था में परिपक्व फॉलिकल का विकास होता है। और दोस्तों, स्रावी प्रावस्था में
अंडोत्सर्ग के बाद की सारी घटनाएं होती हैं जिसमें कि पित्त पिंड का बनना भी शामिल है। आइए सबसे पहले अंडोत्सर्ग को समझते हैं। ये आर्तव चक्र की एक घटना है जिसमें कि अंडाशय से अंडाणु निकलता है। अंडाशय के अंदर कई सारे फॉलिकल्स होते हैं जिसमें कि इमैच्योर अंडाणु होते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्तव चक्र 28 दिन तक चलती है। पहले 7 दिन में एक साथ कई सारे फॉलिकल्स विकास करने ये अंडाणु गर्भाशय की ओर जाने लगता है। यह इस समय निषेचित हो सकता है। अगर निषेचन नहीं होता है तो ये रजोधर्म के कारण गर्भाशय परतों के साथ साथ योनि से बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों, आर्तव चक्र में कुछ घटनाएं होती हैं, तो अब हम उनको समझेंगे। सबसे पहली घटना है गर्भाशय घटनाएं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि आर्तव चक्र में कुछ चरण होते हैं, जैसे कि ऋतुस्राव, पुटकीय प्रावस्था और स्रावी प्रावस्था। यहाँ पर मैंने दिनों को दिखाया हुआ है जो कि आर्तव चक्र में होते हैं। अब ये वाली लाइन रजोदर्शन यानी कि मासिक धर्म को दिखा रही है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर गर्भाशय की अंतः स्तर और रक्त वाहिनियां नष्ट हो रही है, जिसके कारण एक तरल पदार्थ योनि से बाहर आता है। और ये वाली लाइन गर्भाशय घटना को दिखा रही है। अगर दोस्तों आप गर्भाशय घटना वाली रेखा को देखें तो ऋतुस्राव वाले चरण में ये नीचे की ओर जा रहा है, जिसका सीधा साधा मतलब है कि यहाँ पर गर्भाशय अंतः स्तर और रक्त वाहिनियां नष्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से ऋतुस्राव होता है। और फिर बाद में ये ऊपर की तरफ जा रही है, जिसका मतलब है कि गर्भाशय अपने आप को तैयार कर रहा है निषेचित अंड के लिए। और दोस्तों, अगर निषेचन नहीं होता है तो अगले चक्र का आरंभ हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और पिट्यूटरी हार्मोन स्तर को समझते हैं। ये वाली रेखा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को दर्शा रही है, और ये वाली रेखा FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को दर्शा रही है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुटकीय प्रावस्था में ये दोनों हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन पीक पर होंगे, जो कि फॉलिकल्स के विकास में मदद करेगा। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अंडाशय घटनाओं को समझते हैं। अब दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा पुटकीय प्रावस्था में ज्यादा होगी, जिससे कि फॉलिकल्स को मैच्योर होने में मदद होगी। और साथ में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इसमें मदद करेंगे, जिसकी वजह से अंडोत्सर्ग होगा। अंडोत्सर्ग के बाद कॉर्पस लूटियम यानी कि पित्त पिंड बनता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का उत्पादन रुक जाता है। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि FSH और LH उत्पन्न हो रहे हैं, और साथ ही में एस्ट्रोजन भी फॉलिकल्स उत्पन्न करने लगेंगे, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर ट्रिगर करेगा, जिससे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगेगा, जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर oocyte बन जाएगा। ये मैच्योर oocyte अंडोत्सर्ग के लिए एकदम तैयार है। यहाँ पर ये अंडाणु को रिलीज कर देगा, उसको निकाल देगा। और बचा हुआ हिस्सा पित्त पिंड यानी कि कॉर्पस लूटियम में बदल जाएगा। इसके बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। अब यहाँ पर पित्त पिंड कुछ चीजें उत्पन्न करेगा, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन
और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के उत्पादन को रोक देगा। अब यहाँ पर पित्तपिंड जो प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न कर रहा है, ये गर्भाशय अंतःस्तर और रक्त वाहिनियों को वापस बनाने में मदद करेगा, जिससे कि ये आर्तव चक्र फिर से चलता रहे। तो कुछ इस तरह से आर्तव चक्र होता है। आइए इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। रजोदर्शन, प्रथम ऋतुस्राव, रजोध्रम जो कि यौवनारंभ में शुरू होता है। रजोनिवृत्ति, स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द आप सभी को याद रखने हैं और इसकी परिभाषा भी। इस वीडियो में हमने आर्तव चक्र के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने इसके चरण, इसकी घटनाएं और अंडोत्सर्ग को समझा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये टॉपिक को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम निषेचन और अंतरोपण को समझेंगे। धन्यवाद। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।